फेज, है ना, सेल डिवीजन। इंग्लिश में लिख रहा है तो लोग को बोलेगा सर इंग्लिश से पढ़ा रहा है, लिखते हिंदी में, कोशिका विभाजन। तुम लोग को तो कल का क्लास सब कुछ याद ही होगा, प्लस हम लोग रिकॉल करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन में तुम लोग को बताए थे कि एक असूत्री होता है, क्या होता है, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं आज, असूत्री, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाइटोसिस। क्या कहते हैं, अमाइटोसिस। कहीं कोई दिक्कत। दूसरा होता है समसूत्री, स्पीक लाउडली, समसूत्री, इसको क्या कहते हैं, माइटोसिस। और एक होता है अर्धसूत्री, क्या होता है, अर्धसूत्री, इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है। कल तुम लोगों को क्लास में बताए थे कि असूत्री जो होता है बेसिकली प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है। क्या होता है ना, सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका का जो विभाजन होता है, 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक असूत्री होता है, एक समसूत्री होता है और एक अर्धसूत्री होता है, ठीक है। असूत्री के बारे में कल बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए थे कि ये किस में होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, ठीक है। कोशिका बेसिकली देखो इस तरह है, ये मान लो ये प्रोकैरियोटिक का कोशिका है, क्या है, प्रोकैरियोटिक। तो इसके अंदर राइबोसोम पाया जाएगा, वो भी कैसा, 70S, है ना। इसके अंदर न्यूक्लियस पाएगा, वो भी बिना कवर का, विदाउट इन्वेलप, है ना। और इसके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और कुछ नहीं। इसके अंदर जीवद्रव होता है, क्या होता है, जीवद्रव, जो काम हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसके अंदर क्या कर लेता है, ये जीवद्रव के थ्रू ही कर लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत है। तो इसका फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बिना कोई फॉर्मूला का, बिना कोई सूत्र का इसका विभाजन होते चला जाता है, फोटोकॉपी धड़ाधड़ होते जाता है। इसीलिए हम लोग इसको असूत्री विभाजन कहते हैं, विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। इसमें इसका विभाजन करने का कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है। कल हम लोग समसूत्री के बारे में पढ़े थे, है ना। समसूत्री के बारे में तुम लोग को कल क्या बताए थे कि हमारे जो बॉडी है ना, उसमें 46 क्रोमोसोम है। कितना है, 46। अगर जोड़ा का बात करें तो कितना, 23 जोड़ा है ना। जोड़ा का बात करेंगे तो 23, और ओवरऑल बात करेंगे तो ऐसे 46, ठीक है। तो वो जो 46 ये क्रोमोसोम होता है ना, उसमें से 44 क्रोमोसोम क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, ओटोसिस। क्या कहते हैं, कोशिश करता है इसके अंदर बोलने का, किसी तरह हम बोलने, अच्छा इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा लड़खड़ाते हो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आज में कल तो ओटोसिस बोलिए लेगा, ठीक है। एक ओलोसिस होता है, एक ओटोसिस होता है, जो कि 46 होता है ना। तो 46 में से हम लोग 44 को जो देखते हैं, ये होता है ओटोसिस। क्या होता है, और 2 जो होता है हमारा, वो होता है ओलोसिस। यही 2 में XY और फीमेल में XX, ठीक है। ये क्रोमोसोम पाया जाता है। बेसिकली ये जो 44 होता है ना, यही हमारा समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारा स्किन कट गया, सर फूट गया, है ना, तो वहाँ जो सर हमारा रिपेयर होता है, स्किन का जो हमारा स्किन रिपेयर होता है, ये किसके कारण होता है, समसूत्री विभाजन के कारण होता है ना। और जो हमारा ये अर्धसूत्री विभाजन है, ये बेसिकली जनन परिकोशिका में होता है। कहाँ होता है, जनन कोशिका। हमारे बॉडी में जनन कोशिका एक होते हैं, क्या होते हैं, एक, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। फीमेल में भी एक होता है, जिसको लोग अंडाणु कहती है ना। तो ये जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है, वो अंडाणु में होगा कि शुक्राणु में, दोनों में होगा। वेरी गुड, ये दिमाग को खोल के रखना है, ठीक है। अंडाणु और जनन कोशिका, बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, जनन कोशिका। कहाँ होता है ये, जनन कोशिका, ठीक है, जनन कोशिका। जनन कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु और शुक्राणु। तो अर्धसूत्री विभाजन एग्जाम में कैसे पूछेगा पता है, एग्जाम में पूछेगा कि जनन कोशिका के अंदर कैसा विभाजन होता है, अर्धसूत्री, असूत्री, समसूत्री, नन ऑफ दीज। क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री, ठीक है। हमारे बॉडी में कितने जनन कोशिकाएं हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग का बात करें तो 2 होता है, ठीक है। फीमेल में ओवम, जिसको अंडाणु कहते हैं, और मेल में स्पर्म, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। समझ में आ रहा है, ये चीज तुमको पढ़ा दिए थे, XY मेल में और XX फीमेल में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको और खोल के अच्छे से देखते हैं। कल का पार्ट को अगर तुम लोग कुछ मिस किया होगा, उसको भी ध्यान से देखेगा, ठीक है। समसूत्री का जो अवस्था होता है ना, समसूत्री विभाजन का जो अवस्था होता है, वो 5 अवस्था में विभाजन होता है। क्या होता है, 5 अवस्था में। कैसे कैसे होता है इसको देखो, ये 5 अवस्था समसूत्री विभाजन का कौन कौन सा है, इसको हम लोग आराम से देखेंगे। और मेरे साथ ना अगर समझ में आएगा तो रिस्पॉन्स करना है। देखो, एक होता है इंटरफेज। क्या होता है, इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज। देखो सब में फेज लगा रहेगा, ये जो फेज वर्ड है सब में फेज है, ठीक है। इसके बाद है प्रोफेज। क्या आता है, इंटरफेज के बाद क्या आएगा,
प्रोफेज, क्या आएगा? प्रोफेज। उसके बाद आएगा मेटाफेज, क्या आएगा? मेटाफेज। ये फेज वर्ड तो सब में आ रहा है। फिर आएगा तुम्हारा एनाफेज, क्या आएगा? एनाफेज। और फिर आएगा लास्ट का टेलोफेज, क्या आएगा? हाँ, टेलोफेज। समझ में आ रहा है? ये मेरा 5 अवस्था है, किसका? समसूत्री विभाजन का। माइटोसिस का जब डिवीजन होता है तो यही 5 अवस्था में उसका डिवीजन होता है, ठीक है? एकदम आराम से देखना। पहला क्या होता है? इंटरफेज। फिर क्या होता है? प्रोफेज। थर्ड क्या होता है? मेटाफेज। चौथा एनाफेज। पांचवा टेलोफेज, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये 5 अवस्था में किसका विभाजन होता है? समसूत्री का, ठीक है? माइटोसिस का विभाजन यही 5 अवस्था में होता है। देखो, जब ये 5 अवस्था का पहला जो अवस्था है, इसको हम लोग प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं, होते हैं ना? कोई भी सेल का डिवीजन का जो प्रारंभिक अवस्था होता है उसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था को, इंटरफेज को हम लोग प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। ये सबसे बड़ी अवस्था होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी। इसमें जो केंद्रक होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, वो भी बड़ा हो जाता है। क्या होता है? केंद्रक बीच में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो, इंटरफेज कोशिका विभाजन का जो हम समसूत्री अभी पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सा होता है? इंटरफेज। इसी में केंद्रक क्या होता है? थोड़ा अपना साइज को बड़ा कर लेता है, ठीक है? फिर जब हम बात करते हैं प्रोफेज का, तो प्रोफेज में ना एक स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। क्या होता है? स्प्लिंडर फाइबर। स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण शुरुआत कहां से होता है? तो प्रोफेज से होता है, ठीक है? स्प्लिंडर फाइबर बनना कहां से शुरू करता है? प्रोफेज से, ठीक है? जब किसी से भी सवाल पूछेगा कि स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण किस फेज से शुरू होता है, हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोफेज से, ठीक है? और जब इसमें प्रोफेज बनना शुरू होता है ना, तब तक केंद्रक इसमें क्या होता है? विभाजित हो जाता है। क्या होता है? हाँ, केंद्रक 2 पार्ट में अपना बढ़ जाता है। केंद्रक को विभाजित करना इसलिए जरूरी होता है फर्स्ट में, क्योंकि कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है? केंद्रक को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये हमारा एक कोशिका है, ठीक है? ये हमारा सेल है ना? जब इसका विभाजन होगा ना, तो पहले ये इस रूप में आएगा। समझ में आया? यहीं पे तुम्हारा लग जाएगा स्प्लिंडर फाइबर। क्या लगेगा? स्प्लिंडर फाइबर, ठीक है? जैसे तुम लोग मेला उला जाते होते, घूमने की जगह जाता है, तो उसमें देखता है बहुत सारा गुब्बारा ना अलग अलग डिजाइन से बना हुआ रहता है ना? उसको पतला पतला धागा से बांध के उसको एकदम पिरो देता है। कोई मोर का डिजाइन दे देगा, कोई एकदम सांप का डिजाइन दे देगा, कोई एप्पल का डिजाइन दे देगा। होता है कि नहीं होता है? तो बहुत सारा डिजाइन होता है। उसमें क्या होता है? छोटा सा एकदम धागा लेता है और उसको बांध देता है, ताकि उसका एयर मतलब निकले नहीं, लीक नहीं करे, ठीक है? यही कंडीशन यहाँ पे वर्क होता है स्प्लिंडर फाइबर का। क्या होता है? स्प्लिंडर फाइबर का, ठीक है? स्प्लिंडर फाइबर क्या करता है? यहाँ पे इसको एक तरह से समझो क्लोज करता है, और ये एक रूप ले लेगा इस तरह का, और एक रूप ले लेगा इस तरह का, ठीक है? सबसे पहले जब स्प्लिंडर फाइबर यहाँ पे बनना शुरू होता है, देखो इसमें बनना शुरू होता है ना, और तब तक केंद्रक क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे विभाजित, मतलब इस साइड में न्यूक्लियस हो जाता है और इस साइड में न्यूक्लियस हो जाता है। समझ में आया? न्यूक्लियस इसलिए पहले विभाजित हो जाता है ताकि वो पूरा सेल को कंट्रोल कर सके, ठीक है? पहला स्टेप में सबसे बड़ा स्टेप, और केंद्रक का बड़ा होना, न्यूक्लियस का बड़ा होना। ये न्यूक्लियस बड़ा होता है, 2 टुकड़ा में बढ़ जाता है। किसमें? प्रोफेज में। समझ में आ रहा है? स्पीक लाउडली। समझ में आ रहा है? ये प्रोफेज क्या होता है? तुमसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि स्प्लिंडर फाइबर बनने का शुरुआत किस अवस्था में होता है, तो क्या बोलेंगे? प्रोफेज, ठीक है? अब स्प्लिंडर फाइबर जो होता है ना, इसमें स्प्लिंडर फाइबर कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। स्प्लिंडर फाइबर क्या होता है इसमें? कंप्लीट, ठीक है? बेसिकली सेल का जो कोशिका विभाजन जो होता है ना, सेल डिवीजन जो होता है, उसका अध्ययन करने का मेन पार्ट मेटाफेज होता है। क्या होता है? मेटाफेज। मेटा देखो बेसिकली मौ से मिडिल भी होता है, एम से मिडिल होता है ना, अब एम से मेटा भी होता है। तो बेसिकली ये मेटा पार्ट कहाँ है? बीच में है। देखो ऊपर से 2 और नीचे से 2, बीच में क्या है? मेटा पार्ट। याद करना, ये 5 अवस्था बहुत आसान है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब। देखो स्टार्टिंग में तो इंटर, कोई भी चीज को हम लोग इंटर करते हैं। इंटर प्रो मतलब नहीं होता है, कोई फोन अगर नया लॉन्च हुआ उसके बाद उसमें प्रो आता है, फिर मैक्स आता है, ऐसे नहीं देखता? प्रो मैक्स ऐसा होता है ना? तो अगर हम इंटर किए उसके बाद कैसा आएगा? प्रो आएगा। और लास्ट में किसी भी चीज का लास्ट में टेल का मतलब क्या होता है? पूछड़ी, बेसिकली याद करने का। तो अंतिम अवस्था टेलोफेज। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का लास्ट वाला अंग क्या होता है? पूछड़ी होता है, पूछ होता है ना जी। तो यहाँ से हम लोग टेलोफेज याद कर लेंगे। अब बीच में सेंटर में मिडिल होता है तो मेटाफेज। याद करने में कहीं को लफड़ा है? नहीं। देखो इसको इंटर प्रो मेटा एना टेलो याद कर लेंगे, है ना? किलो हेक्टो डेका जैसे तुम लोग याद किया है ना, बस इसी तरह इसको इंटर प्रो मेटा एना टेलो याद करना है बोल बोल के, ठीक है? इंटर मतलब स्टार्टिंग का फेज, स्टार्टिंग का अवस्था।
टेलो मतलब लास्ट का अवस्था, मेटा मतलब बीच का अवस्था, एगो ऊपर में प्रो अवस्था है, नीचे में एना अवस्था, कहानी खत्म है। इस अवस्था को मेरे साथ बोलना है। समसूत्री विभाजन का कितना अवस्था, स्पीक लाउडली, कितना अवस्था, 5। पहला स्थान पर, स्पीक लाउडली, पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला स्थान पे, सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था, केंद्रक का बड़ा होना, दूसरा अवस्था, स्प्लेंडर का निर्माण शुरुआत होना, प्रोफेज, और केंद्रक का विभाजन होना, केंद्रक का विभाजन होना, प्रोफेज। ठीक है, एकदम ध्यान देना। ये क्या हो गया, केंद्रक का विभाजन, समझ में आ रहा है। केंद्रक का जो विभाजन होता है बेसिकली प्रोफेज में हो जाता है। सबको याद हो गया? एक नंबर में बताओ, 1 नंबर, 2, 3, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था, फर्स्ट अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवा अवस्था। ये 5 अवस्था सबको याद हो गया? किसी को दिक्कत है? स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण कहां से शुरू होता है? प्रोफेज से। कंप्लीट कहां हो जाता है? कोशिका विभाजन का अध्ययन करने का सबसे अच्छा अवस्था किसको बोला गया है? मेटाफेज को। ठीक है, ये सेंटर में पड़ता है मेटाफेज, इसीलिए मेटाफेज को सबसे अच्छा अवस्था बोला गया, सबसे अच्छा फेज बोला गया है सेल डिवीजन का अध्ययन करने के लिए। कहीं को दिक्कत है? चलो, अब यहाँ पे ना स्प्लेंडर फाइबर बन के कंप्लीट होता है। क्या होता है? स्प्लेंडर फाइबर बन के कंप्लीट होता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं ना वो अपने ध्रुव की ओर चले जाते हैं। क्या होते हैं? सेल के अंदर जितने भी जीव होते हैं वो अपने ध्रुव के साइड या ध्रुव के तरफ चले जाते हैं। देखो अभी समझना क्या लिखे हम इसको। देखो ये मेरा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ऐसे अब ये जो स्प्लेंडर फाइबर होता है ना, सबसे पहले न्यूक्लियस को 2 पार्ट में बांटता है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इसको भी 2 पार्ट में बांटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी, राइबोसोम को भी, लाइसोसोम को भी, वैक्यूल्स को भी और सेंट्रोसोम को भी। सबके ऊपर क्या लग गया? अब स्प्लेंडर फाइबर। समझ में आ रहा है? क्या लग गया? स्प्लेंडर फाइबर। ध्रुव पोल समझते हो? पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब जानते हो ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। तो यहाँ क्या लिखे हैं? जीव ध्रुव की तरफ चले जाते हैं। जैसे जो भी इसके अंदर जीव पाया गया ना, सब ध्रुव की ओर जाएगा। नीचे वाला देखो कुछ आधा पार्ट बढ़ के किधर आ जाएगा? साउथ पोल। आधा पार्ट कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ पोल। यही फिर लास्ट में 2 टुकड़ा हो जाएगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एक सेल, और इसी से 2 सेल बन जाएगा। ये समझा रहे हैं तो प्रक्रिया थोड़ा लंबा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, लेकिन वह बनने में इतना लेंदी नहीं लगता है। समझ में आया ना? तो वो चीज को हम समझेंगे। जीव किधर चला जाता है? ध्रुव की ओर। किस फेज में? एना फेज में। इसमें विभाजन हो जाता है कंप्लीट। क्या होता है? विभाजन कंप्लीट। विभाजन संपूर्ण बोल सकते हैं, संपूर्ण हो जाता है। समझ में आया? ये 5 फेज में देखा कैसे कैसे क्या क्या होता है, एकदम आराम से देखना। जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। इंटरफेज में क्या होता है? हाँ, ये सबसे बड़ी अवस्था है। ठीक है, इसमें केंद्रक बड़ा हो जाता है। क्या होता है? केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आता है प्रोफेज। क्या आता है? प्रोफेज। इसमें स्प्लेंडर फाइबर बनने का शुरुआत करता है। क्या करता है? शुरुआत। ये नहीं कि स्प्लेंडर फाइबर बनके कंप्लीट हो गया। देखो पूछेगा कि स्प्लेंडर फाइबर बनने का शुरुआत किस फेज में होता है, किस अवस्था में होता है? प्रोफेज में। बन के कंप्लीट कहां हो जाता है? मेटाफेज में। उसके बाद देखो एनाफेज में क्या होता है? जीव ध्रुव की ओर चले जाते हैं। क्या होते हैं? जीव ध्रुव की ओर चले जाते हैं। फिर टेलोफेज में क्या होता है? विभाजन संपूर्ण। जैसे ये जो आधा आधा रस्सी हुआ है ना, समझो कि रस्सी, आटा जब लेता है आदमी, बड़ा आटा लिया रोटी बनाने के लिए, आज जो गोला अगर बड़ा हो गया तो उसको 2 पार्ट में करता है ना, तो समझो कि 1 पार्ट और 2 पार्ट जो हो रहा है ना, वो यही सेल का डिवीजन हो रहा है। जितना गुण इसके अंदर होगा वही गुण इसके अंदर भी होगा। समझ में आ रहा? दोनों आधा आधा संपूर्ण बढ़ता है। सब में स्प्लेंडर फाइबर लग गया, देख रहा है ना? सबके ऊपर क्या हो गया? स्प्लेंडर फाइबर लग गया। अब इससे 2 सेल हो जाएगा, एक ई सेंट्रोसोम, एक ई सेंट्रोसोम। इससे 2 वैक्यूल्स हो गए, ऐसे वैक्यूल्स और ऐसे वैक्यूल। समझ में आ रहा ना? सबको 2 टुकड़ा कर देता है उसी स्प्लेंडर फाइबर की मदद से। अब ये स्प्लेंडर फाइबर का यूज क्यों होता है, रीजन क्या है इसके अंदर? तुम लोग को जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में बात करते हैं तो केंद्रिका द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अगर न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका द्रव है, क्या है? केंद्रिका द्रव,
और स्प्लेंडर फाइबर नहीं बांध के उसको ऐसे नोच देगा तो उसका लिक्विड बहेगा कि नहीं बहेगा मार्केट में? हाँ, पानी सब निकल जाएगा ना उसका लिक्विड। तो उसको बढ़िया से क्या करता है, बांध के खोलता है ताकि उसका जो लिक्विड है उसके अंदर बाहर ना निकले। सेम कंडीशन ये सब के अंदर भी होता है। तुमको पढ़ाए थे कि ये सेल है ना, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। सेल को हम लोग साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म किसके अंदर? सेल के अंदर। समझ में आ रहा है ना? और केंद्रिका प्लस साइटो, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? केंद्रिका द्रव। सेल के अंदर कोशिका द्रव ये रहता है ना। देखो इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये दोनों जब मिलता है ना तब बनता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में उसको जीव द्रव कहता है। ठीक है, तो जीव द्रव वगैरह जो भी इसके अंदर लिक्विड फॉर्म किया गया है वो इससे बाहर नहीं निकले, इसीलिए इसमें एक स्प्लिंटर फाइबर होता है। और वो क्या करता है, जब ये दोनों आपस में बढ़ता है तो दोनों का कॉर्नर को लॉक करता है ताकि उससे लिक्विड बाहर नहीं आए। समझ में आया? क्लियर हो गया ना कि स्प्लिंटर फाइबर क्यों बनता है? हाँ, चलो 5 अवस्था समसूत्री विभाजन का कौन कौन सा है? जोर से बोलो, मेरे अकॉर्डिंग बोलेगा। पहली अवस्था बताओ। सबसे बड़ी अवस्था केंद्रक का बड़ा हो जाना, स्प्लिंटर फाइबर का शुरुआत होना, केंद्रक का विभाजन होना, केंद्रक का विभाजन होना। ठीक है, स्प्लिंटर फाइबर का कंप्लीट हो जाना, जीव को ध्रुव की ओर चले जाना, और टेलोफेज में क्या होता है? विभाजन कंप्लीट होता है, संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये समसूत्री विभाजन समझ में आया? हमारे अंदर जो 46 क्रोमोसोम होता है ना, कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम होता है ना, बेसिकली उसमें से 44 यही सब काम में लगा हुआ रहता है। हमारे अंदर 99%, कितना परसेंट? 99% समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, 1% जो होता है वो हमारा होता है क्या? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल जनन कोशिका में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? जनन कोशिका में। ठीक है, तो थोड़ा हम अर्धसूत्री को भी एक बार मैपिंग कर लें, 5 मिनट लगेगा, उसको रिकॉल हो जाएगा फटाफट। चलो इस अवस्था को हम आराम से देखेंगे। यहाँ पे देखो टोटल क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है? अच्छा 46 होता है। तो देखो इधर अगर हम मेल लिखते हैं तो इधर फीमेल, कोई दिक्कत? हाँ, कि लेडीज फर्स्ट कर दें, पहले मेल फिर फीमेल। चलो अब इसमें जब 46 होता है, कितना होता है? तो इसमें से 40 होता होगा, इसमें बराबर होता है। चलो तो इसमें भी 46 हो गया। अब 46 में तुम लोग को पढ़ाए थे कि 46 का 2 अवस्था, कितना अवस्था? 2 अवस्था, एक 44 और एक 2, इसको बोलते हैं ओटोसिस, इसको ओलोसिस। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी होगा। 44 क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? ये जो 44 और ये जो 44 है ना, इसका काम है हमारा शरीर का निर्माण करना। क्या करना? शरीर का निर्माण। जैसे हमारे अंदर से अगर 42 में से अगर रिप्रोडक्शन हो, ये तो रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट है लेकिन तुमको बता रहे हैं, इससे हमारा जाएगा 22, कितना जाएगा? इससे 44 में से कितना गया? 22 है। अगर 44 का 44 जाता और इधर से भी कितना आ रहा है पहले? 22। ठीक है, तो 22 और 22 मिला के ये कितना हो गया? 44। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो यहाँ से आता 44 और महिला से भी जाता 44, आता ना? हाँ, आई दोनों मिलकर कितना होता? 88, और 2 इधर से और 2 इधर से, मतलब 92। तो उसमें मानव नहीं दानव पैदा होता। 4 गो आँख, 4 गो हाथ, 4 गो पैर, 2 गो मुंह, नहीं समझा? हर एक चीज डबल होता है। इन्हें से को लेडीज का मुंह रहता है, इन्हें से को पुरुष का मुंह रहता है। हालांकि बहुत सारा गायक आता है, इधर से लेडीज का आवाज में गाएगा, इधर से जेंट्स का आवाज में गाएगा। ये क्रोमोसोम का दोष नहीं, उसका टैलेंट है। समझ रहा है ना? क्रोमोसोम का दोष का मतलब क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा कुछ हो जाना। समझ में आ रहा है? सिंड्रोम कैसे होता है? जैसे क्रोमोसोम को बढ़ जाना, क्रोमोसोम का घट जाना, इसको सिंड्रोम कहते हैं। समझ में आया? वो सिंड्रोम भी अभी हम लोग कुछ देर में देख ही लेंगे। अभी समझो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो शुक्राणु है, ठीक है, उसमें जो क्रोमोसोम है 46, उसमें से 22 ओटोसिस, 44 में कितना जाएगा? 22 ओटोसिस, ये मेल वाला, और 22 ओटोसिस किसका जाएगा? फीमेल वाला। दोनों मिला के 44 हो गया। इधर से देखो ये होता है XY, क्या होता है? XY, और ये होता है XX, क्या होता है? XX। महिला में XX क्रोमोसोम पाया जाता है और पुरुष में XY। इसी देखो एक चीज समझो, जब XX है तो महिला हो गया ना? अब एग्जांपल समझो, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहां से एगो आएगा और यहां से एगो जाएगा। अगर यहां से X आया और यहां से भी X ही आ गया तो ये लड़का होगा कि लड़की?
अब देखो एक्स, एक्स का मतलब ही लड़की होता है कि नहीं होता है? हाँ, अगर यहाँ से वाई आ गया तब लड़का हो गया ना। अब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम हो गया, देखो 22 22 44 और 2 46। तो सिंपल सा लॉजिक है, कहा जाता है कि लिंग जो डिसाइड होता है ना वो पुरुष के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। किसके क्रोमोसोम से? पुरुष। क्यों? क्योंकि एक्स वाई का कॉम्बिनेशन इसके पास है, महिला के पास केवल क्या है? एक्स एक्स है, वो हर कंडीशन में केवल एक्स अप्लाई करेगी। अब पुरुष के पास है कि वो कभी एक्स कभी वाई, अगर यहाँ से एक्स आता है तो क्या होगा? लड़की होगी, और अगर वाई आता है तो क्या होगा? लड़का होगा। लेकिन गाँव घर में ये सब चीज लोग नहीं समझता है कि नहीं? तुरंत दोष दे देगा किसको दोष देगा? हाँ, महिला को दे देगा कि मैंने को बेटा पैदा नहीं हो रहा है। कंडीशन समझिए ना कि कंडीशन कहाँ से अप्लाई हो रहा है। अगर जब तक पुरुष वहां से अपना वाई क्रोमोसोम छोड़ेगा नहीं तब तक बेटा होगा कैसे? पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन अब देखो ये हमारा क्या है? अर्धसूत्री। कल तो बहुत डिटेल बताए थे तो बहुत ज्यादा बताने का जरूरत है नहीं अभी फिलहाल। समसूत्री, ये फेज भी तुम लोग को याद हो गया है ना? तो कोशिका विभाजन से संबंधित किसी के मन में अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछो। कोशिका विभाजन के बाद हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे सिंड्रोम के बारे में, ठीक है? कि क्रोमोसोम का बढ़ना और क्रोमोसोम का घटना ये किस कारण से होता है और इससे कौन सा बीमारी होता है, उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि पटाउ सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है? तो उसमें हम समझेंगे। तुमसे पूछे पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम बढ़ता है कि घटता है? अब तुम लोग बोले सर क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, 2 गो की जगह 3 गो हाथ हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, नहीं।